नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले आपको बताऊं कि आज कौन कौन सा चैप्टर खोलने वाला। सबसे बड़े हमले के 90 मिनट पहले ईरान ने ऐसा क्या किया कि ट्रंप को सीज फायर करना पड़ा। अंदर की कहानी क्या है? युद्ध भी रोका, शर्तें भी मानी, ईरान को मिटाने चले डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की इज्जत मिट्टी में कैसे मिला दी, आज इसके बारे में आपको बताऊंगा। शेयर मार्केट में 15 लाख करोड़ की कमाई हो गई, तेल सस्ता हो गया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से क्या खबर है, भारत के जहाज आ रहे हैं क्या, इसके बारे में भी बताऊंगा। ईरान अमेरिका सीज फायर में पाकिस्तान की घनघोर बेइज्जती, डील कराने वाला तो कोई और ही निकल आया। दुनिया परमाणु युद्ध की बात करती रह गई, भारत ने परमाणु के साथ क्या क्या कर दिया कि चीन अमेरिका के होश उड़ गए, आज आपको दिखाऊंगा। 700 साल तक फ्री बिजली, पीएम मोदी का ऐसा धमाका, सारे न्यूक्लियर साइंटिस्ट क्यों हैरान रह गए। गेट लॉस्ट, शट अप, टीम ममता और चुनाव आयोग के बीच बंद कमरे में भयंकर घमासान क्यों हो गया। अंडे, मछली, मांस, बंगाल चुनाव में ममता का नॉनवेज कार्ड क्या बीजेपी को हरा देगा। बंगाल में बीजेपी ने घोषणा पत्र में ऐसा क्या क्या लिखा कि चुनाव में खेला हो जाएगा, आज इसके बारे में भी बात होगी। साथ ही सोचा है कभी में हमारा सवाल आज है कि ऐसा कौन सा शहर है जिसके आगे दुनिया खत्म हो जाती होगी, सोचा है कभी, आज उसके बारे में भी बताऊंगा। लेकिन पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। पीएम मोदी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक हुई। सरकार ने 1,74,000 करोड़ रुपए के 5 बड़े प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दे दी। खरीफ सीजन के लिए 41,000 करोड़ की खाद सब्सिडी दी जाएगी, जबकि अरुणाचल में 26,000 करोड़ का हाइड्रो प्रोजेक्ट मंजूर किया गया है। वहीं राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड के प्रोजेक्ट के लिए करीब 79,000 करोड़ का फंड मंजूर किया गया। बिहार के नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान 15 अप्रैल को हो सकता है। मुख्यमंत्री को लेकर 10 अप्रैल को दिल्ली में बीजेपी की बैठक होगी। 10 अप्रैल को ही नीतीश कुमार राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ लेंगे। बिहार के मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि नीतीश कुमार तय करेंगे कि अगला सीएम कौन होगा। सीएम न रहते हुए भी उनके मार्गदर्शन में ही सरकार चलेगी। यूपी पुलिस ने कानपुर किडनी कांड के आरोपी परवेज सैफी को गिरफ्तार कर लिया है। परवेज सैफी मुख्य आरोपी डॉक्टर अफजल का ड्राइवर है। कुछ दिन पहले दोनों का नोट के ढेर के साथ वीडियो वायरल हुआ था। पुलिस ने परवेज सैफी के पास से 10 लाख रुपए भी बरामद किए। हिसार के सतलोक आश्रम के प्रमुख संत रामपाल को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। देशद्रोह के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे रामपाल को कोर्ट ने जमानत दे दी। संत रामपाल करीब 11 साल 4 महीने के बाद जेल से बाहर आए। आरबीआई ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। लगातार दूसरी बार रेपो रेट 5.25% पर ही कायम है। अभी होम लोन की ईएमआई में भी कोई बदलाव नहीं होगा। जीडीपी ग्रोथ रेट 7.6% रहने की उम्मीद है। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि ईरान संकट की वजह से महंगाई का रिस्क है। ऐसे में ब्याज दर घटाने से ज्यादा जरूरी है आर्थिक उपायों को सहयोग देना और विकास दर को बनाए रखना। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास। सबसे बड़े हमले के ठीक 90 मिनट पहले ईरान ने ऐसा क्या किया कि ट्रंप को सीज फायर करना पड़ा। अंदर की कहानी क्या है? युद्ध भी रोका, शर्तें भी मानी, ईरान को मिटाने चले डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की इज्जत मिट्टी में कैसे मिला दी। शेयर मार्केट में 15 लाख करोड़ की कमाई, तेल सस्ता हो गया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से क्या खबर है, जहाज आने जाने लगे क्या, भारत के लिए क्या खबर है। ईरान अमेरिका सीज फायर में पाकिस्तान की घनघोर बेइज्जती कैसे हुई, डील कराने वाला कोई और कैसे निकल आया। सबसे पहले इस सब का चैप्टर। ईरान और अमेरिका के बीच आखिरकार सीज फायर हो गया। जो डोनाल्ड ट्रंप ईरान के बारे में कल तक कह रहे थे कि पूरी सभ्यता मिटा दूंगा, वही आज कहने लगे कि स्वर्णिम युग आएगा। ये भाई साहब का मैंने कहा ना, इनका तार जुड़ता सटता है। कल तक ट्रंप ईरान में स्टोन एज लाने की धमकी दे रहे थे, अब गोल्डन एज लाने की बात कर रहे हैं। इन पर एज हावी हो गया है, इसलिए कभी स्टोन एज कभी गोल्डन एज की बात करते हैं। ये सुपर पावर अमेरिका और खुद को शहंशाह समझने वाले ट्रंप की हार नहीं है तो और क्या है कि जिसको मिट्टी में मिलाने चले थे उसने तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। ट्रंप और अमेरिका की सारी हेकड़ी निकल गई, लेकिन अब भी बातें ऐसे कर रहे हैं जैसे ये युद्ध अमेरिका ने जीता है, जैसे अमेरिका की शर्तों पर सीज फायर हुआ। लेकिन आज आपको बताऊंगा कि कैसे ये सुपर पावर अमेरिका की करारी हार है। कैसे ट्रंप की सनक की वजह से शक्तिशाली अमेरिका को ऐसा दिन देखना पड़ा कि ईरान जैसा देश जो इकोनॉमी में अमेरिका से 60 गुना छोटा है, जो मिलिट्री पावर और टेक्नोलॉजी में अमेरिका के सामने कुछ भी नहीं माना जाता था, उसने कैसे अमेरिका को तब झुकने पर मजबूर कर दिया जब सामने अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप जैसे अनप्रिडिक्टेबल
और सन की इंसान का राज चल रहा था। और ये ईरान की जीत जो है वो दुनिया के लिए बहुत फायदे की है। मैं आपको बताऊंगा कैसे। ट्रंप को लगता था कि वो दुनिया में जो चाहें वो कर लेंगे, लेकिन ट्रंप ने ईरान में जो चाहा वो नहीं कर पाए। ये 5 हफ्ते के युद्ध में दुनिया ने देख लिया। और यही वजह है कि इतनी बड़ी बड़ी धमकी देने के बाद ट्रंप को मजबूर होकर सीज फायर करना पड़ा। और सिर्फ सीज फायर नहीं किया है बॉस, ईरान की शर्तें मानने को तैयार हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप। और हम पाठशाला में कई दिन से आपको जो बातें कह रहे थे वो हो रही हैं। हमने कहा था ईरान से युद्ध करके ट्रंप फंस गए और जैसे तैसे अब वो इस युद्ध से निकलना चाहते हैं। इतना सा भी रास्ता मिलेगा वो दंदना के भागेंगे, और वही किया उन्होंने। युद्ध से निकलने के लिए ट्रंप को कोई रास्ता मिल नहीं रहा था। अब ट्रंप को एक रास्ता मिला कि ईरान वो हॉर्मुज स्ट्रेट खोल देगा, जिससे हॉर्मुज स्ट्रेट के बंद होने से दुनिया में महीने भर से हाहाकार मचाता। डोनाल्ड ट्रंप ने इसी को बना दिया मुद्दा और कहा कि देखा जीत गए, हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवा दिया। अरे बंद ही तुमने कराया था, खुली चीज को बंद करा के और फिर खुलवाने की बात कर रहे हो। हॉर्मुज स्ट्रेट खुलेगा तो क्या युद्ध से पहले वाली स्थिति में होगा, जिसमें आसानी से तेल गैस के जहाज आते जाते रहेंगे? या फिर ट्रंप ने बेमतलब का युद्ध करके हॉर्मुज स्ट्रेट का कंट्रोल अब ईरान के हाथ में और दे दिया और ईरान का फायदा करा दिया? आज इसके बारे में आपको बताऊंगा। हॉर्मुज खोलने के बदले में ईरान अब क्या क्या वसूली करेगा, ईरान की वो कौन कौन सी शर्तें हैं जिन पर बात करने के लिए ट्रंप सीजफायर को तैयार हो गए। आज आपको यह भी बताऊंगा कि जो सीजफायर 2 हफ्ते के लिए हुआ है, क्या वो सीजफायर टिक पाएगा? सीजफायर के बीच अभी भी मिसाइलें क्यों चल रही हैं? हॉर्मुज स्ट्रेट से क्या खबर आ रही है, वो खुला या नहीं खुला? ईरान अमेरिका के सीजफायर के बीच पाकिस्तान की कैसी फजीहत हुई? चीन का नाम लेकर ट्रंप ने मुनीर शहबाज के साथ क्या खेला कर दिया? साथ ही सीजफायर के ऐलान से मार्केट कैसे बम है? सोने चांदी का क्या हुआ? क्रूड ऑयल के दाम कितने गिर गए? सबके बारे में डिटेल में आपको बताऊंगा। लेकिन सीजफायर के बाद जो माहौल बना था, पहले उसकी एक झलक देखिए, फिर पूरा चक्कर बताता हूं। Iran begged for this ceasefire, and we all know it. देखिए, डोनाल्ड ट्रंप कल तक तो धमका रहे थे ईरान को नक्शे से ही मिटा दूंगा। वो अपनी डेडलाइन से ठीक 1.5 घंटे पहले, 90 मिनट पहले पलट गए और अचानक से सीजफायर का ऐलान कर दिया। ट्रंप ने क्या कहा पहले आप वो देखिए। उन्होंने कहा कि मैं ईरान पर आज रात होने वाले हमले को रोक रहा हूं। ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह से और तुरंत खोलने के लिए राजी है। मैं भी 2 हफ्ते के लिए ईरान पर बमबारी और अटैक को रोकने पर राजी हूं। यह 2 तरफा सीजफायर है और इसकी वजह यह है कि अमेरिका ने अपने लक्ष्यों को पा लिया है। हमें ईरान से 10 पॉइंट का प्रस्ताव मिला है जिस पर बातचीत होगी। 2 हफ्ते के समय में एग्रीमेंट फाइनल किया जाएगा। बातचीत के लिए तैयार हो जाना, और वो भी ईरान के प्रस्ताव पर, यही ट्रंप और अमेरिका की सबसे बड़ी हार है। क्योंकि जिस तरह की वो धमकियां दे रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, भाई उससे तो दुनिया को यही लग रहा था कि ट्रंप ईरान को खत्म करके मानेंगे। उन्होंने कहा था इनका एयरफोर्स खत्म कर दिया, इनकी नेवी खत्म कर दी, इनके सारे हथियार फोड़ दिए, इनको छोड़ेंगे नहीं। लेकिन अचानक से सीज फायर कर लिया। जब ईरान खत्म ही हो गया था तो सीज फायर क्यों किए? वो भी ईरान की शर्तों पर। ईरान की शर्तों पर बातचीत के लिए वो कभी तैयार होते अगर मजबूर ना होते। हमने पहले ही कहा था कि ट्रंप युद्ध में फंस गए और जैसे तैसे युद्ध से निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। आखिरकार ट्रंप ने वही किया। 15 दिन के सीज फायर का ऐलान कर दिया। लेकिन अब ट्रंप और उनकी टीम इसे ऐसे पेश कर रही है जैसे ये अमेरिका की जीत। और वो तो पिछले कई दिन से कह रहे हैं, हर दूसरे दिन कह देते हैं मैं जीत गया। तो जीत गए तो इतने दिन से युद्ध काहे का लड़ रहे थे? आप देखिए कि अभी फिर वही कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि सीज फायर की डील पूरी तरह अमेरिका की जीत है। ट्रंप ने दावा किया कि सीज फायर डील में ईरान के यूरेनियम का मामला ही निपट जाएगा। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने कहा कि ईरान सीज फायर के लिए गिड़गिड़ा रहा था। ईरान की नेवी, एयरफोर्स सब खत्म हो गया, मिसाइल क्षमता खत्म हो गई, ईरान के पास कोई विकल्प नहीं बचा था, इसलिए उसने डील कर ली। अमेरिका के रक्षा मंत्री का दावा है कि ईरान के पास कोई परमाणु हथियार नहीं होगा। उन्होंने कहा कि ट्रंप के पास मिनटों में ईरान की पूरी इकोनॉमी को खत्म करने की ताकत थी, लेकिन उन्होंने दया दिखाई। दया कुछ गड़बड़ है। सबको समझ में आ रहा है तुमने काहे की दया दिखाई। तुम दया दिखा रहे हो।
जिनको बचाने निकले थे उनको मारने लगे, बच्चों के स्कूल में बम गिराने लग गए, छात्रों को मारने लग गए, तुम दया दिखाओगे? ट्रंप की टीम माहौल बनाने में लगी ताकि वहां अपनी पब्लिक को भरोसा दिलाए कि देखो हम मार खा के नहीं आए हैं, हमने दया दिखाई है, ताकि पब्लिक थोड़ी दया करे डोनाल्ड ट्रंप। ईरान का सब तबाह कर दिया, अमेरिका यह माहौल बना रहा है। ईरान घुटनों पर आकर सीजफायर की भीख मांगने लगा और ट्रंप का दिल पिघल गया। सुनिए अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ क्या कह रहे हैं। Iran begged for this ceasefire, and we all know it. Operation Epic Fury was a historic and overwhelming victory on the battlefield. By any measure, Epic Fury decimated Iran's military and rendered it combat ineffective for years to come. You see, in less than 40 days, one of our combatant commands, Central Command, CENTCOM, using less than 10% of America's total combat power, dismantled one of the world's largest militaries. The world's leading state sponsor of terrorism proved utterly incapable of defending itself, its people, or its territory. डोनाल्ड ट्रंप ने चुन चुन कर अपने जैसे झूठे रखे हैं, ऐसा लग रहा है, जो डोनाल्ड ट्रंप की तरह ही झूठ बोलते हैं। कह रहे हैं ईरान गिड़गिड़ा रहा था, घुटनों पर आ गया, इसलिए हमने माफ कर दिया। ईरान घुटनों पे आ गया तो उसको तो पहले आ जाना चाहिए था, तुम्हारे हिसाब से तुमने सब खत्म कर दिया था। तो एक तरफ तो अमेरिका कह रहा है कि ईरान गिड़गिड़ा रहा था, इसलिए ट्रंप को दया आ गई, युद्ध रोक दिया, और दूसरी तरफ ट्रंप ईरान की 10 शर्तों वाले प्रपोजल पर भी बात करने को तैयार हो गए। गिड़गिड़ाते हुए आदमी की शर्तें मान रहे हो तुम, इतने महान हो गए। अगर ईरान गिड़गिड़ा ही रहा है तो अमेरिका की शर्तों पर बात होनी चाहिए थी, ईरान की शर्त पर क्यों बात हो रही है? इसी को लेकर ईरान दावा कर रहा है कि इस युद्ध में उसकी जीत हुई है, क्योंकि अमेरिका उसकी शर्तें मानने को तैयार हुआ है। ईरान की ये 10 शर्तें क्या क्या हैं जिसका जिक्र ट्रंप कर रहे थे, वो आपको बताता हूं। वो कह रहा है कि भाई अब कोई आपसी अग्रेशन नहीं होना चाहिए, हॉर्मूज पर ईरान का कंट्रोल जारी रहेगा, यूरेनियम इनरिचमेंट प्रोग्राम भी जारी रहेगा, ईरान कह रहा है। ईरान पर सभी प्राइमरी प्रतिबंध हटाए जाएंगे, ईरान पर सारे सेकेंडरी प्रतिबंध भी हटाए जाएंगे, यूएनएससी के सभी प्रस्ताव टर्मिनेट होंगे, IAEA बोर्ड के सभी प्रस्ताव हटाए जाएंगे, ईरान को नुकसान की भरपाई अमेरिका करेगा, और अमेरिकी कॉम्बैट फोर्स जो है वो वहां से हटाई जाएगी, लेबनान समेत हर मोर्चे पर लड़ाई रोकी जाएगी। ये वो शर्तें हैं जो ईरान कई दिनों से सामने रख रहा, और इन शर्तों को पहले ट्रंप बेतुका बता रहे थे, लेकिन अब इन्हीं शर्तों पर बातचीत को राजी हो गए, और यही वजह है कि ईरान इसे अपनी जीत बता रहा है। जम्मू के शिया मुसलमानों ने कहा कि ईरान ने अमेरिका और इजराइल को युद्ध में हरा दिया है। अमेरिका के ईरान की सभी शर्तें मान लेना यह बताता है कि अमेरिका झुक गया और ईरान ने जंग जीत ली। ईरान में जीत का जश्न मनाया जा रहा है तो वहीं अमेरिका में ट्रंप की कुर्सी पर खतरा बढ़ता जा रहा है। ईरान युद्ध के बाद से ट्रंप के खिलाफ गुस्सा बढ़ गया है, ट्रंप को हटाने की मांग और तेज हो गई है। 85 से ज्यादा सांसदों ने ट्रंप को हटाने की मांग कर दी है। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों सांसद अब यह मांग कर रहे हैं। डेमोक्रेट सांसद एड मार्की ने कहा कि ट्रंप को हटाने के लिए हर कदम का समर्थन करेंगे, चाहे वो 25वां संशोधन लागू हो या फिर महाभियोग लाया जाए। व्हाइट हाउस में किसी युद्ध अपराधी के लिए कोई जगह नहीं। रिपब्लिकन सीनेटर रॉन जॉनसन ने कहा कि वो ट्रंप की धमकियों का समर्थन नहीं करते। डेमोक्रेट सीनेटर रॉबर्ट गार्सिया ने कहा कि ट्रंप का दिमाग खराब हो गया है, ईरान पर उनकी धमकियों को गंभीरता से लेना चाहिए। कांग्रेस सदस्य जूली जॉनसन कह चुकी हैं कि एक गंभीर संघर्ष है, कोई रियलिटी शो नहीं। हम अभी जो देख रहे हैं वो एक विक्षिप्त राष्ट्रपति का पागलपन भरा व्यवहार है। अब समय आ गया है कि 25वें संशोधन को लागू किया जाए। डेमोक्रेट सदस्य मार्क पोकर ने कहा कि ट्रंप जो कर रहे हैं वो तो पुतिन भी नहीं कहते। क्या अब भी 25वें संशोधन को लागू करने का समय नहीं आया है? यानी एक तरफ ईरान जश्न मना रहा है, दूसरी तरफ अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ मोर्चे खुले हुए हैं। ईरान से सीजफायर के बाद भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मीम मटेरियल बन गए। सोशल मीडिया पर ट्रंप का गजब मजाक बन रहा है, और इसमें ईरान भी पीछे नहीं है। भारत में ईरान की एम्बेसी ने एक पोस्ट किया जिसमें ट्रंप को ईरान के झंडे के सामने झुका हुआ दिखाया गया है और लिखा है कि ईरान की सभ्यता को सलाम करो। एक और मीम देखिए जिसमें ट्रंप अपने हाथ में सफेद झंडा लेकर प्लेन से उतरते दिख रहे हैं। सफेद झंडे को सरेंडर और सीजफायर का प्रतीक माना जाता है। एक मीम और देखिए जिसमें ट्रंप और नेतन्याहू युद्ध में तबाह हुए अमेरिकी फाइटर जेट के मलबे को ले जाते हुए दिख रहे हैं। दोनों की हालत खराब दिखाई गई। एक मीम में अमेरिका के राष्ट्रीय पक्षी बॉल्ड ईगल को बुरी तरह से घायल दिखाया गया है और ईगल की शरीर पर पट्टियां बंधी हैं और वो बैसाखी के सहारे आगे चल रहा है, और चूहा उस जो है वो इजराइल की तरह आगे चल रहा है। सीज फायर को लेकर रूस भी अमेरिका का मजाक उड़ा रहा है। रूस के सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव ने कहा
कि सवाल यह है कि कौन जीता। सबसे पहले तो कॉमन सेंस जीती, जिसे व्हाइट हाउस अनदेखा कर रहा था। हालांकि ट्रंप का ईरान के 10 पॉइंट एजेंडे पर चर्चा के लिए सहमत होना ईरान की सफलता का प्रतीक है। ये ऐसी शर्तें हैं जिन पर वॉशिंगटन तैयार नहीं होगा। ऐसा करना उनके लिए बहुत अपमानजनक होगा। इन शर्तों को मानने का मतलब है ईरान की असल जीत। तो आगे क्या? और ज्यादा मिलिट्री एक्शन? शायद कोई बीच का रास्ता निकले, क्योंकि ट्रंप लंबी लड़ाई नहीं झेल सकते। उन्हें संसद का सपोर्ट नहीं मिलेगा। यानी रूस भी अमेरिका का मजाक बना रहा है और बता रहा है कि भाई अगर ये दोबारा युद्ध शुरू करेंगे तो और ज्यादा फंस जाएंगे। युद्ध में ईरान की सबसे बड़ी जीत तो हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर, क्योंकि जो हॉर्मुज स्ट्रेट युद्ध से पहले खुला हुआ था, समंदर में एक फ्री रास्ता था, उस पर अब ईरान का कंट्रोल हो गया। 2 हफ्ते के सीजफायर प्लान के मुताबिक ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलेगा, लेकिन ईरान ने साफ कह दिया कि इसके लिए ईरान की मिलिट्री से कोऑर्डिनेट करना होगा। जहाज निकलने के बदले ईरान पैसा लेगा, कुछ पैसा ओमान को भी जाएगा। ईरान कह रहा है कि वो ये पैसा ईरान के पुनर्निर्माण में लगाएगा। ईरान कह रहा है कि हॉर्मुज एक नेचुरल कॉरिडोर है जिसे ईरान बहुत समझदारी से मैनेज करता है। ईरान अब हर शिप से $2 मिलियन चार्ज करेगा। हर साल करीब 32,000 शिप निकलते हैं। इस तरह ईरान को $64 बिलियन यानी करीब 6 लाख करोड़ की सालाना कमाई होगी। यह रकम ट्रंप को युद्ध में हुए कुल नुकसान का करीब 1.5 गुना है। यानी ईरान ने हॉर्मुज पर कंट्रोल भी कर लिया, हॉर्मुज के जरिए अपना नुकसान भी पूरा कर लेगा। तो ईरान नहीं जीता तो कौन जीता बॉस? जिस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से फ्री में जहाज निकल जा रहे थे, वहां से अब ईरान जो है वो चुंगी वसूल रहा है। करा पैसा दो तब जाने देंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप ने तो ईरान का काम आसान कर दिया और बढ़िया कर दिया, उसकी कमाई का रास्ता खोल दिया। क्या ही देश, क्या ही नेता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रूप में ईरान के हाथ अलादीन का चिराग लग गया भाई, जिससे वो बेहिसाब कमाई कर लेगा। एक तरफ अमेरिका है जो 40 दिन के युद्ध में अपना नुकसान करवा बैठा है, उसे कोई फायदा नहीं हो रहा। दूसरी तरफ ईरान है जो बर्बाद होने के बाद भी जमकर कमाई करेगा। आप देखिए अमेरिका का जो खर्च हुआ है, 40 दिन ये युद्ध चला और 40 दिन में जो खर्च हुआ अमेरिका का, यूएस का खर्च हुआ है 3,70,000 करोड़ रुपए बॉस। 3,70,000 करोड़, मतलब ऑलमोस्ट आप मान के चलिए कि 4 लाख करोड़ अमेरिका ने डुबा दिए। और ईरान का फायदा ये हॉर्मुज से, ईरान का फायदा होगा 6 लाख करोड़ सीआर सालाना बॉस। अब आप सोचिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या ही ईरान के लिए कर दिया। अपने 4 लाख करोड़ रुपए डुबाकर ईरान के लिए हर साल 6 लाख करोड़ रुपए कमाने का रास्ता खोल दिया। इसीलिए ना रूस कह रहा है कि कॉमन सेंस भी नहीं है व्हाइट हाउस के पास। आप यह भी देखिए कि हॉर्मुज से टोल वसूलने के लिए ईरान क्या तैयारी कर रहा है। सीजफायर की शर्तों पर हॉर्मुज पर ईरान की कंट्रोल भी शामिल है और यहां से गुजरने वाले हर शिप से ईरान टोल लेगा। और टोल लेने के लिए ईरान ने क्या कंडीशन रखी है? हॉर्मुज से गुजरने वाले टैंकर से ईरान $1 प्रति बैरल के हिसाब से टोल वसूलेगा। ईरान शिपिंग कंपनियों से टोल की रकम का भुगतान क्रिप्टो करेंसी मिलेगा। खाली टैंकर बिना कोई टोल दिए हॉर्मुज से गुजर सकते हैं। ईरान ने क्रिप्टो करेंसी में टोल का भुगतान इसलिए तय किया है जिससे उसे ट्रैक न किया जा सके और जब्त करने का खतरा भी नहीं होगा। ईरान से युद्ध में ट्रंप ने ऐसी ऐसी गलतियां की हैं बॉस, जिसकी कीमत उनके साथ साथ पूरी दुनिया को चुकानी पड़ी। और इन गलतियों के चक्कर में ट्रंप को 5 बड़ी हार झेलनी पड़ी। पहली हार, युद्ध का मकसद ईरान में सत्ता परिवर्तन था, जो पूरी तरह फेल हो गया। उल्टे ईरान अब ज्यादा मजबूत हो गया। जो सरकार पहले आंतरिक दबाव में थी, उसकी पकड़ और मजबूत हो गई, लोगों का सपोर्ट बढ़ गया। दूसरी हार अमेरिका की, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो युद्ध से पहले खुला हुआ था, उसे बंद करवा दिया। जो रास्ता युद्ध से पहले फ्री था, उस पर टोल लगवा दिया। तीसरी हार अमेरिका की, युद्ध का मकसद ईरान को न्यूक्लियर हथियार बनाने से रोकना था। युद्ध की शर्तों में यह शामिल था कि ईरान के संवर्धित यूरेनियम को ईरान से बाहर शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन यह काम भी ट्रंप कर पाएंगे या नहीं, यह अभी क्लियर नहीं है। इसके अलावा अमेरिका ना ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को पूरी तरह रोक पाया, ना ही उसकी मिलिट्री की ताकत को। अमेरिका की चौथी हार यह है कि ईरान से युद्ध के चक्कर में अमेरिका की सुपर पावर वाली छवि को नुकसान हो गया। नेटो अलग कमजोर हो गया। अमेरिका का साथ देने कोई नहीं आया। अमेरिका को भी हराया जा सकता है, यह मैसेज पूरी दुनिया में चला गया। पांचवी हार, इस युद्ध से ट्रंप ने अपनी बची खुची विश्वसनीयता भी खो दी। आज की डेट में ट्रंप की बातों का कोई ढेले भर का भरोसा नहीं करता। 5 हार अपने सीने पर लेकर घूम रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप।
और अमेरिका के सुपर पावर का तमगा छिनना यह वर्ल्ड ऑर्डर के चेंज होने की तरफ बढ़ने जैसा कदम है। क्योंकि अमेरिका का CIA का जो हिसाब रहता है वो यही रहता है, या तो ये सेना लेके घुस जाते हैं या पीछे से खेल करते हैं। यहां ये लोग कम थोड़ी खेल का ट्राई करते हैं, सब जगह सारे देश में जहां सेना घुसा दो या पीछे से कुछ फंडिंग करके कुछ कुछ करते रहो। अब अमेरिका थोड़ा अपनी औकात में रहेगा, क्योंकि जहां घुसना चाहेगा हर कोई उसको याद दिलाएगा कि ईरान भूल गए, और वहां पब्लिक भी याद दिलाएगी कि तुम्हारे इसी काम के लिए चुने हैं क्या तुमको। यानी ईरान से युद्ध लड़कर ट्रंप ने ईरान को और मजबूत कर दिया और अमेरिका को कमजोर। दुनिया का नुकसान कराया वो अलग। आप देखिए, जो ट्रंप ईरान को स्टोन एज में पहुंचाने की धमकी दे रहे थे, वही ट्रंप अब गोल्डन एज की बात कर रहे हैं। सीजफायर होने के बाद ट्रंप ने कहा कि विश्व शांति के लिए आज का दिन बहुत बड़ा है। ईरान भी यही चाहता है, अब उनका सब्र जवाब दे चुका है और यही हाल बाकी सभी का है। हॉर्मुज में ट्रैफिक को संभालने में अमेरिका मदद करेगा। इस क्षेत्र में कई सकारात्मक कदम उठाए जाएंगे और बड़े आर्थिक अवसर पैदा होंगे। ईरान अब अपने पुनर्निर्माण का काम शुरू कर सकता है। हम हर तरह की जरूरी चीजों की सप्लाई के साथ मौजूद रहेंगे। ट्रंप ने कहा कि यह उनको भरोसा है कि मिडिल ईस्ट का गोल्डन एज साबित हो सकता है। यानी डोनाल्ड ट्रंप मान रहे हैं कि ईरान अपना पुनर्निर्माण करेगा और अमेरिका मदद करेगा। तो घुमा फिरा के तो वही बात हो गई जो ईरान कह रहा था कि तुमने फोड़ा, तुम ही बना के दोगे। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हाँ तुम शुरू करो बनाना, हम देंगे, तुमको मदद देंगे। यह तो अमेरिका की हालत हो गई आज की डेट। सीजफायर के बाद ट्रंप नई नई बातें कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि हमने तय किया है कि अमेरिका अब ईरान के साथ मिलकर काम करेगा। ईरान में यूरेनियम का कोई संवर्धन यानी इनरिचमेंट नहीं होगा। अमेरिका और ईरान मिलकर गहराई में दबे सभी न्यूक्लियर डस्ट को बाहर लाएंगे। इन सब की पहले से कड़ी सैटेलाइट निगरानी स्पेस फोर्स कर रही है। हम ईरान के साथ टैरिफ और प्रतिबंधों में राहत को लेकर बातचीत कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। ईरान के साथ 15 में से कई बिंदुओं पर पहले ही सहमति बन चुकी है। ईरान और अमेरिका के बीच सीजफायर तो हो गया, लेकिन हमले अभी पूरी तरह से रुके नहीं। ईरान के लावन आइलैंड में तेल रिफाइनरी पर हमला किया गया है। ईरान के सरकारी चैनल ने इसकी पुष्टि भी की है। फारस की खाड़ी में मौजूद लावन आइलैंड रणनीतिक रूप से ईरान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 78 वर्ग किलोमीटर में फैला लावन आइलैंड ईरान के प्रमुख तेल निर्यात टर्मिनल में से एक। उधर ईरान ने भी कुवैत के ऑयल और पावर इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया है। यूएई ने भी दावा किया है कि उस पर हमले हो रहे हैं। यूएई का एयर डिफेंस सिस्टम ईरान से दागी जा रही मिसाइलों को रोक रहा है। इसी के बाद सीजफायर पर सवाल भी खड़े होने लगे कि सीजफायर प्रभावी होगा भी या नहीं होगा। ईरान कह रहा है कि इजराइल मार रहा है, उसको भी तो रोको। सीजफायर तो हो गया, लेकिन ईरान को ट्रंप पर भरोसा ही नहीं है और इसलिए ईरान धमकी दे रहा है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने कहा है कि हमारी उंगलियां ट्रिगर पर हैं। अगर दुश्मन ने कोई गलती की तो तगड़ा जवाब देंगे। युद्ध विराम का मतलब युद्ध की समाप्ति नहीं है। सेना अभी भी पूरी तरह से सतर्क है। एक आशंका इजराइल के मोर्चे पर बनी हुई है, क्योंकि सीजफायर की बातचीत में इजराइल शामिल नहीं है। हालांकि इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इजराइल 2 हफ्ते के लिए ईरान पर हमले रोकने के ट्रंप के फैसले का समर्थन करता है। नेतन्याहू की तरफ से कहा गया कि अमेरिका ने यह भरोसा दिया कि जो बातचीत होगी उसमें यह सुनिश्चित होगा कि ईरान अब कोई न्यूक्लियर मिसाइल नहीं हासिल करेगा। इजराइल और अमेरिका के लिए खतरा नहीं बनेगा। हालांकि इसके साथ ही नेतन्याहू ने यह कहकर मुश्किलें बढ़ा दी कि लेबनान पर हमले जारी रहेंगे, वो नहीं रुकेंगे। उधर लेबनान में इजराइल से भिड़ने वाले ईरान समर्थित हिजबुल्लाह ने चेतावनी दी है कि अगर लेबनान को इसमें शामिल नहीं किया सीजफायर में तो सीजफायर टूट जाएगा। यानी सवाल उठ रहा है कि क्या इजराइल के हमलों की वजह से यह सीजफायर टूट तो नहीं जाएगा। लेकिन इजराइल इसका कोई लोड नहीं ले रहा। इजराइल ने आज भी लेबनान पर तगड़े हमले किए। इजराइल ने लेबनान के बेरूत में एयर स्ट्राइक कर दी। लेबनान पर इजराइल के हमलों से ईरान गुस्से में है। ईरान ने क्लियर कर दिया कि अगर लेबनान पर इजराइल के हमले जारी रहे तो वो सीजफायर तोड़ देगा। सीजफायर का ऐलान होने के बाद सबसे ज्यादा पाकिस्तान उछल रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को सीजफायर का क्रेडिट दिया जा रहा है। शहबाज शरीफ ने ही सबसे पहले ईरान अमेरिका के सीजफायर का प्रस्ताव दिया था और सीजफायर होने के बाद शहबाज शरीफ ईरान और अमेरिका को बात करने के लिए पाकिस्तान आने का न्योता दे रहे हैं। शहबाज शरीफ ने ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियन से कहा कि पाकिस्तान के शांति वार्ता के प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए धन्यवाद। इस हफ्ते इस्लामाबाद में शांति वार्ता होगी और क्षेत्र में शांति स्थापित करने पर चर्चा होगी। राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने शांति वार्ता में शामिल होने पर सहमति जता दी। इसी हफ्ते शुक्रवार यानी 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के बीच भी बातचीत होगी। ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद गलीबाफ ईरान की नेगोशिएटिंग टीम को लीड करेंगे। अमेरिका की तरफ से उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जारेड कुशनर रहेंगे। पाकिस्तान की मीडिया में मुनीर और शहबाज को
नोबेल देने की भी जो मांग हो रही है उसके बारे में भी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले सुनिए जरा। यानी पाकिस्तान की मीडिया में चल रहा है कि मुनीर और शहबाज शरीफ को नोबेल दे दो। अरे कभी आईने में मुंह देख लो यार। तुमने जिसको नॉमिनेट किया, डोनाल्ड ट्रंप, जिसको तुम अपना फूफा बनाए घूम रहे हो, तलवे चाटर, उसको मिल ही नहीं रहा है। इनको नोबेल चाहिए। और किस बात के लिए नोबेल चाहिए? कि जो ट्रंप ने तुमको मैसेज किया वो तुमने ट्वीट कर दिया। पाकिस्तान माहौल बना रहा है कि उसकी वजह से सीज फायर हुआ और वो इस्लामाबाद में ईरान अमेरिका के बीच बातचीत करवा रहा है। लेकिन सीज फायर में पाकिस्तान की भूमिका की पोल खुद शहबाज शरीफ के ट्वीट से खुल गई। दरअसल सीज फायर से पहले शहबाज शरीफ ने ट्विटर पर एक पोस्ट डाली थी जिसमें ट्रंप से ईरान को दी गई डेडलाइन बढ़ाने की अपील की थी। शहबाज शरीफ ने जो ट्वीट किया था उसमें ऊपर लिखा था, ड्राफ्ट पाकिस्तान पीएम मैसेज ऑन एक्स। यह लाइन शहबाज के ट्वीट में गलती से रह गई। हालांकि शहबाज ने फौरन गलती सुधारी और ट्वीट को एडिट करके ड्राफ्ट वाली लाइन हटा दी, लेकिन तब तक तो कांड हो चुका था। अब आप देखिए कि पहले जो ट्वीट था उसमें यह लाइन जुड़ी हुई थी और एडिट होने के बाद ड्राफ्ट वाली लाइन उसने हटा दी। शहबाज ने रात 12:46 पर ट्वीट किया था और 12:47 पर उसको एडिट किया, लेकिन एडिट हिस्ट्री में वो दिख गया कि पहले क्या ट्वीट हुआ था। लोग कह रहे हैं कि शहबाज ने जो ट्वीट किया वो उसको किसी ने बना कर दिया था कि सुनो इसको ट्वीट कर दो, जिस पर लिखा था कि पाकिस्तान के पीएम के लिए यह ड्राफ्ट है। क्या यह मैसेज अमेरिका की तरफ से शहबाज के पास आया था कि उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दो? सुनिए पाकिस्तान के पत्रकार क्या बता रहे हैं। ऐसा देश है, खुद वहां के लोग कह रहे हैं कि भाई तुमको अमेरिका ने मैसेज भेजा, इसी के लिए पाल के रखा है क्या अमेरिका ने तुमको, डोनाल्ड ट्रंप ने मुनीर को, कि जो भेजूंगा वो ट्वीट कर देना, समझे? और वो सही कह रहा है कि भाई अगर पाकिस्तान के अंदर से किसी ने ये मैसेज बनाया होता तो वो पाकिस्तान के पीएम का मैसेज ऑन एक्स क्यों लिखता? वो लिखता पीएम मैसेज ऑन एक्स। इसका मतलब किसी ने बाहर से भेजा है कि इसको डलवा दो उसके हाथ से। सोचिए, इसी दिन के लिए ट्रंप पाल रहा है इन दोनों को, मुनीर और शहबाज को। इधर ड्राफ्ट वाले ट्वीट पर शहबाज की किरकिरी हो रही है, उधर ट्रंप ने सीजफायर में चीन की भूमिका का भी जिक्र कर दिया। ट्रंप से पूछा गया कि क्या चीन ने ईरान को बातचीत के लिए तैयार करने में भूमिका निभाई। इस पर ट्रंप ने कहा कि पर्दे के पीछे ईरान को तैयार करने में चीन ने भूमिका निभाई होगी। चर्चा इस बात की भी हो रही है कि इतने बड़े संघर्ष को पाकिस्तान अपने दम पर खत्म नहीं कर सकता। और ट्रंप ने चीन का जिक्र करके साफ कर दिया कि भले ही पाकिस्तान मैं करके क्रेडिट लेने के लिए लाइन में दौड़े, लेकिन पर्दे के पीछे सारा खेल चीन ने किया। चीन ने ईरान को समझाया कि भाई रुक जाओ, बहुत दिक्कत हो जाएगी तुमको भी, क्योंकि ईरान भी तो मार खा ही रहा था ना भाई। आप उसके जज्बे की तारीफ कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ईरान को नुकसान नहीं हो रहा था, ईरान को भरपेट नुकसान हुआ है। तो चीन ने समझाया कि भाई तुम भी थोड़ा रुको, थांबा थोड़ा। और चूंकि चीन से ईरान का अच्छा खासा व्यापार होता है, जब ईरान पर इतने सैंक्शन लगे तब भी चीन उससे तेल खरीदता रहा, तो ईरान को चीन से की बात सुननी पड़ी। क्योंकि इस पूरे मामले में यह भी कहा जाता रहा है कि रशिया और चीन दोनों ईरान को मदद करते रहे पर्दे के पीछे से। लेकिन लाइन में कूद के आ गया शहबाज और मुनीर कि हमने युद्ध रुकवाया है। लोग तो यह भी चर्चा कर रहे हैं कि ईरान युद्ध से ट्रंप किसी भी तरह निकलना चाहते थे और ईरान की सभ्यता खत्म करने की धमकी के बाद ट्रंप बुरी तरह से बैकफुट पर थे। ईरान पर हमला नहीं करने का फैसला ट्रंप अगर खुद लेते तो उनकी और किरकिरी होती। इसलिए पहले शहबाज शरीफ को मैसेज भेजा कि डेडलाइन बढ़वाओ और सीजफायर की अपील करवाओ, और ट्रंप इसको मान लेंगे। लेकिन शहबाज शरीफ ने तो कांड कर दिया, उसने सब लीक कर दिया। तो इन्होंने भी कन्नी काट ली और बोल दिया कि हाँ भाई चीन ने कराया। और अब लोग एआई से वीडियो बनाकर शेयर कर रहे हैं, मजाक बना रहे हैं कि ट्रंप शहबाज को ड्राफ्ट देते दिख रहे हैं। देखिए कैसा वीडियो चल रहा है। बस इसको आगे चलाओ तो तहकीक करो, ये ना हो कि तुम अपनी जहालत में किसी का नुकसान कर दो और तुम्हें उसके ऊपर नदामत उठानी। फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड, और आपका सोशल मीडिया क्या कहता है? फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड। तो लोग मजाक बना रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने देखिए मैसेज भेजा, मुनीर को गया, मुनीर ने शहबाज को भेजा और फिर सर पे थपकी भी दे रहा कि करो ना जी पोस्ट इसको अपने अकाउंट से। यानी लोग तो सीजफायर में शहबाज के क्रेडिट लेने की तुलना जो है वो उस आदमी से भी कर रहे हैं जो प्लेटफॉर्म पर रुक रही ट्रेन को हाथ से रोकने की एक्टिंग कर रहा है कि भाई देखो मैंने रुकवा दिया। देख रहे हैं इसको? लोग कह रहे हैं कि ट्रंप ये मुनीर और शहबाज का यही हाल है, दरवाजा बंद हो रहा है उसको बंद कर दी कि मैंने बंद कर दिया, फिर धक्का दे के जैसे ऐसे दिखा रहा है कि वही ट्रेन को भेज रहा है, वही ट्रेन को रोक रहा है। यही पाकिस्तान का हाल है। अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर कराने में चीन की भूमिका की चर्चा बेवजह नहीं है। दावा किया जा रहा है कि चीन बहुत समय से पर्दे के पीछे से काम कर रहा था। सूत्रों के मुताबिक चीन के अधिकारी लगातार ईरान के अधिकारियों के संपर्क में थे।
चीन ईरान का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। चीन की बात को ईरान अनसुना नहीं कर सकता था। चीन के अधिकारी मध्यस्थता कराने वाले देशों के साथ काम कर रहे थे। ईरान को अमेरिका के साथ सीज फायर के लिए चीन ने राजी किया था। और आपको याद होगा कि हमने आपको पाठशाला में बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप जो अचानक कहे थे कि मैं चीन जाऊंगा, जिनपिंग बहुत अच्छे नेता हैं, वो दरअसल चीन को सेट कर रहे थे कि अगर या तो मैं हमला करूं तो चीन ना घुसे, या फिर चीन पर्दे के पीछे ये सब सेटिंग गेटिंग कराने में मदद करे। और चीन देखिए बैठ के मजे लेता रहा। उसने डोनाल्ड ट्रंप की छीछा लेदर होते देखा, अमेरिका का नकाब उतरते देखा कि वो सुपर पावर है, वर्ल्ड ऑर्डर बदलते देखा कि अब अमेरिका जहां बैठा रहता था वहां से 4 कदम नीचे आके बैठेगा सबके साथ में। और जब सब हो गया तो चीन ने कहा कि भाई थोड़ा रुक जा, बहुत मार लिया इसको। युद्ध रुकने की खबर पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी राहत है बॉस, जो मैं आपसे बार बार कहता हूं कि भारत भी इससे अछूता नहीं था। आज जैसे ही सीजफायर की खबर आई, तेल के दाम धड़ से गिर गए, दुनिया भर के मार्केट झूमने लगे। ब्रेंट क्रूड ऑयल $14.59 गिरकर सीधे $94 प्रति बैरल पर आ गया। इससे पहले ब्रेंट क्रूड ऑयल का दाम $109 प्रति बैरल के पास चला गया था और एक दिन में 13.35% दाम गिर गए। सीज फायर की खबर पर शेयर मार्केट तो नाच रहा है बॉस खुशी से। भारत में निवेशकों को एक दिन में करीब 15 लाख करोड़ का फायदा हुआ है। सेंसेक्स करीब 4% बढ़ गया। निफ्टी 50 भी 3.7% बढ़ा है। सोना और चांदी के दाम बढ़ गए। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने के दाम 3,335 रुपए बढ़ गए। 1 किलो चांदी का दाम सीधा धड़ाक से 13,160 रुपए बढ़ गए। यानी भारत में फिर से जो है ना वो खुशी की लहर दौड़ गई है मार्केट में। ईरान अमेरिका के बीच हुए सीजफायर का भारत ने स्वागत किया। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम युद्ध विराम का स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इससे पश्चिमी एशिया में स्थायी शांति आएगी। हमने पहले भी लगातार कहा कि मौजूदा संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म करने के लिए तनाव कम करना, संवाद करना और कूटनीति जरूरी है। इस संघर्ष से लोगों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। ग्लोबल एनर्जी सप्लाई और ट्रेड नेटवर्क प्रभावित हुए हैं। उम्मीद करते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बिना रोक टोक नेविगेशन और वैश्विक व्यापार जारी रहे। हालांकि सवाल उठ रहा है कि क्या यह सीजफायर बीच में तो नहीं खत्म हो जाएगा, लेकिन 2 हफ्ते के लिए तो है। और इस 2 हफ्ते में भारत अपने सारे जहाज निकाल के भी ले आया तो मान के चलिए कि अपना स्टॉक फिर रिफिल हो जाएगा। उसके बाद फिर 40 दिन चले, 30 दिन चले, जो चले, भारत अपनी अर्थव्यवस्था की रफ्तार को फिर से 5th गियर में लगा लेगा। लेकिन मनाइए कि फिर से न टूटे सीजफायर और यह युद्ध खत्म हो जाए, क्योंकि सिर्फ अपने फायदे की बात नहीं है, दुनिया का फायदा इसी में है कि भाई अब यह युद्ध दोबारा शुरू ना हो। लेकिन एक युद्ध तो चुनाव के मैदान में चल रहा है, अब उसका चैप्टर, लेकिन उससे भी पहले एक और बड़ा जरूरी चैप्टर। दुनिया परमाणु युद्ध की बात करती रह गई। भारत ने परमाणु के साथ क्या कर दिया कि चीन अमेरिका के होश उड़ गए। 700 साल तक फ्री बिजली, पीएम मोदी का ऐसा धमाका, सारे न्यूक्लियर साइंटिस्ट क्यों हैरान रह गए, अब इसका चैप्टर। ईरान युद्ध के बीच भारत ने एक ऐसा काम कर दिया जिस पर बहुत ज्यादा बात नहीं हुई और जिस पर बहुत लोगों का ध्यान नहीं गया, लेकिन यह ऐसा ऐतिहासिक काम है जिसके बारे में सुनकर बड़े बड़े देश हैरान हैं। चीन और अमेरिका तक के होश उड़ गए, क्योंकि जिस वक्त पूरी दुनिया परमाणु कर रही है, उसी वक्त में भारत ने परमाणु के मामले में कुछ ऐसा कर दिया जो दुनिया में अब तक सिर्फ एक देश कर पाया है, और वो देश है रूस। यानी भारत ने जो कर दिया वो अमेरिका और चीन भी नहीं कर पाए। परमाणु के मामले में भारत ने ऐसा क्या कर दिया, न्यूक्लियर फील्ड में ऐसा क्या कर दिया कि दुनिया दंग है। क्यों यह कहा जा रहा कि यह पीएम मोदी का ऐसा धमाका है जिससे 700 साल तक की फ्री बिजली मिल जाएगी? क्या दुनिया भर के न्यूक्लियर साइंटिस्ट क्यों भारत के सनसनीखेज उपलब्धि से हैरान हैं, आज आपको बताऊंगा, और बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझाऊंगा, क्योंकि परमाणु का नाम आते ही कई लोगों को समझने में टेक्निकल दिक्कत लगने लगती है। लेकिन चूंकि यह पाठशाला है और यहां हम आपको हर चीज सरलता से समझाते हैं, तो आज आपको बताऊंगा कि भारत ने क्या अचीव कर लिया है कि हर भारतीय को गर्व होना चाहिए, हमारे वैज्ञानिकों पर गर्व होना चाहिए। भारत की इतनी बड़ी कामयाबी भारत को कैसे सुपर पावर बनाने की तरफ और आगे ले जाएगी, पहले उसका ट्रेलर देखिए, फिर विस्तार से बताता हूं।
दुनिया में इस वक्त परमाणु की बड़ी चर्चा है। कहीं परमाणु बम तो नहीं गिर जाएगा, कहीं परमाणु युद्ध तो नहीं हो जाएगा, न्यूक्लियर बॉम्ब कहां है, क्या है, नहीं है, परमाणु संवर्धन तो नहीं कर रहा ईरान। इस तरह की बहुत सारी हेडलाइंस, चर्चाएं आपने सुनी होंगी। अमेरिका ने ईरान पर अटैक का एक बहाना यह भी बनाया था कि ईरान यूरेनियम का एनरिचमेंट करके एटम बम बनाने लगा है। लेकिन जिस वक्त दुनिया परमाणु से बनने वाले बम की बातें कर रही, उसी वक्त भारत ने परमाणु से बनने वाली बिजली के मामले में क्या गजब काम कर दिया, वो आज आपको दिखाने जा रहा हूं। भारत ने प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर यानी PFBR में क्रिटिकलिटी हासिल कर ली। अब आप कहेंगे ये क्या बला है बॉस? अरे बताऊंगा अभी सब कायदे से। तमिलनाडु के कलपक्कम रिएक्टर में यह कमाल हुआ है। यह रिएक्टर क्रिटिकलिटी स्टेज पर पहुंच गया है, जिसका मतलब क्या है वो आपको पहले समझना चाहिए। यह स्वदेशी 500 मेगावाट का रिएक्टर है, जो जितना ईंधन इस्तेमाल करता है उससे अधिक ईंधन पैदा करने में सक्षम है। यानी भारत के पास ऐसा न्यूक्लियर रिएक्टर हो गया है जिसे जितने फ्यूल की जरूरत होगी उससे ज्यादा फ्यूल वो बना सकता है। समझ रहे हैं बात को? कि मतलब आप जितना उसमें ईंधन डालेंगे उससे ज्यादा एनर्जी वो पैदा करेगा। थर्ड स्टेज में पहुंचने के बाद इस फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर रिएक्टर से भारत को करीब 500 से 700 साल तक मुफ्त बिजली मिल सकेगी। रूस के बाद भारत दुनिया का दूसरा देश बन गया है जिसने फास्ट ब्रीडर तकनीक में महारत हासिल कर ली है। तमिलनाडु के कलपक्कम न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स में भारत ने जो सफलता हासिल की है, एटॉमिक साइंस की भाषा में इसे क्रिटिकलिटी कहते हैं। यह कितनी बड़ी कामयाबी है इसे आप ऐसे समझिए कि एटॉमिक एनर्जी में क्रिटिकलिटी को हासिल करने के लिए दुनिया के बड़े बड़े देशों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था, लेकिन सालों तक नतीजा नहीं निकला तो थक कर हार कर बैठ गए। कई देशों ने प्रोजेक्ट बंद कर दिए, और वो कौन कौन से देश थे इसके बारे में भी आपको आगे बताऊंगा। लेकिन फिलहाल देखिए कि भारत ने इसे हासिल करने की ऐसी जिद पकड़ ली थी कि भारत न थका न हारा और 40 साल की अथक मेहनत के बाद क्रिटिकलिटी हासिल करके दम लिया। परमाणु विज्ञान की इस बहुत बड़ी सफलता को आसान शब्दों में समझिए कि क्रिटिकलिटी होती क्या और इससे क्या होगा। देखिए, एटॉमिक एनर्जी जो होती है, परमाणु ऊर्जा, उसमें क्रिटिकलिटी के 3 लेवल होते हैं। पहला लेवल जिसे सब क्रिटिकल कहते हैं, इसमें चेन रिएक्शन खुद से नहीं चल पाता, इसे चलाना पड़ता है। यानी आपने उसमें जो है मान लीजिए यूरेनियम डाला और जो चेन रिएक्शन होता है, मतलब एक के बाद एक चीजें उसमें होती चली जाती हैं, वो बार बार आपको फ्यूल डालने की उसके लिए जरूरत पड़ती है। इसको स्टेज 1 कहते हैं, सब क्रिटिकल। यहां आप इसे समझ लीजिए कि न्यूक्लियर रिएक्टर यूरेनियम से चलते हैं। यूरेनियम फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है जिसे तोड़कर बिजली पैदा की जाती है। न्यूक्लियर रिएक्टर में यूरेनियम लगातार टूटते रहते हैं और इसी को चेन रिएक्शन कहते हैं, मतलब आया टूटा आया टूटा आया टूटा चलता रहता है, इसी से बिजली बनती है। तो ये सब क्रिटिकल लेवल तो हमने पहले ही अचीव कर लिया। दूसरा लेवल है क्रिटिकल लेवल, जो अब हमने अचीव किया है। इस लेवल में चेन रिएक्शन खुद से होता रहता है और स्थिर होता है, यानी इसमें बार बार फ्यूल डालने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इस लेवल पर रिएक्टर खुद ही फ्यूल बनाने लगता है। इसी लेवल को हमने अब अचीव करके बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है, जिसके लिए 40 साल भारत ने मेहनत की। और तीसरा लेवल वो होता है सुपर क्रिटिकल, यानी चेन रिएक्शन बहुत तेजी से चलने लगता है। अगर काबू नहीं किया गया तो यह कंट्रोल से बाहर होकर बहुत भयानक भी हो सकता है। भारत ने एटॉमिक एनर्जी में दूसरा लेवल यानी क्रिटिकलिटी का लेवल हासिल कर लिया है। इससे होगा यह कि अब भारत के स्वदेशी PFBR यानी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में चेन रिएक्शन खुद से चलता रहेगा। इससे निकलने वाली एनर्जी भी स्थिर बनी रहेगी। यह वैसे है जैसे मान लीजिए आपने किसी ऐसे स्टॉक में पैसा लगा दिया, या ऐसे म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दिया, या मान लीजिए आपने जो है FD कर दी, कि आपका पैसा तो सुरक्षित है ही, उससे आपको और जो है वो मुनाफा भी होता रहेगा और एक निश्चित रकम मिलती रहेगी। वैसे ही आप इसमें एनर्जी के लिए आपने फ्यूल डाला, बाकी फ्यूल फिर बनता रहेगा और इसमें अपना काम चलता रहेगा। यह कैसे होगा अभी बताऊंगा। सबसे बड़ी बात कि चेन रिएक्शन के लिए रिएक्टर में बार बार यूरेनियम नहीं डालना पड़ेगा। एटॉमिक एनर्जी में क्रिटिकलिटी हासिल करने के बाद ही किसी परमाणु रिएक्टर से बिजली बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है। इसलिए भारतीय वैज्ञानिकों के लिए यह बहुत बड़ी सफलता है, और इसी के साथ भारत ने परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की तरफ कदम बढ़ा दिया है। आत्मनिर्भरता का मतलब क्या है इस मामले में? बिजली बनाने के लिए जिस तरह का रिएक्टर भारत बना रहा है, उसमें यूरेनियम पर निर्भरता अब कम हो जाएगी, क्योंकि अभी भारत को न्यूक्लियर रिएक्टर से बिजली बनाने के लिए
दूसरे देशों से पहले यूरेनियम लाना पड़ता है। देखिए यूरेनियम क्या है, जो आप सुन रहे थे ना कि ईरान यूरेनियम संवर्धन कर रहा है। यूरेनियम एक सिल्वर व्हाइट कलर का भारी धातु होता है, मेटल, जो कि रेडियो एक्टिव होता है। इसका इस्तेमाल न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूक्लियर रिएक्शन करने के लिए होता है। इसी न्यूक्लियर रिएक्शन से बिजली बनाई जाती है। कई लोग हथियार बनाते हैं, लेकिन भारत बिजली बना रहा है। भारत के पास यूरेनियम सीमित मात्रा में, ग्लोबल आउटपुट का 2% से भी कम हिस्सा भारत के पास है। भारत अपने यूरेनियम की आवश्यकता का 70% आज की डेट में इंपोर्ट करता है। अब आप सोचिए, जब हम क्रिटिकलिटी का लेवल हासिल कर रहे हैं, जहां कम यूरेनियम डालेंगे और वो अपने आप बनता चला जाएगा ईंधन वहां पर, तो भारत को कितना कम इंपोर्ट करना पड़ेगा। यूरेनियम के लिए भारत अभी कजाकिस्तान, कनाडा, रूस और उज्बेकिस्तान जैसे देशों पर काफी हद तक निर्भर है, जहां से यूरेनियम हमको इंपोर्ट करना पड़ता है। अब अगर ऐसे रिएक्टर भारत में बनने लगेंगे जिसमें यूरेनियम की जरूरत ही कम हो जाएगी और बिजली का कई गुना ज्यादा उत्पादन होने लगेगा, तो भारत के लिए कितनी बड़ी अचीवमेंट है बॉस, आप सोचिए। इसलिए आप देखिए कि पीएम मोदी ने देश की कामयाबी के बारे में खुद बताया। उन्होंने कहा कि कलपक्कम में स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ने क्रिटिकलिटी हासिल कर ली है। यह एडवांस रिएक्टर, जो अपनी खपत से ज्यादा ईंधन पैदा करने में सक्षम है, हमारी वैज्ञानिक क्षमता की गहराई और हमारी इंजीनियरिंग दक्षता की मजबूती दिखाता है। यह कार्यक्रम के तीसरे चरण में हमारे विशाल थोरियम भंडारों का उपयोग करने की दिशा में एक निर्णायक कदम है। यह भारत के लिए एक गौरवपूर्ण क्षण है। हमारे वैज्ञानिकों को और इंजीनियरों को बधाई। यानी भारत के वैज्ञानिकों ने और इंजीनियर्स ने वो हासिल किया है जो रूस के अलावा कोई दूसरा देश नहीं कर पाया। और इसलिए इन वैज्ञानिकों को, इन इंजीनियर्स को सैल्यूट करना चाहिए बॉस। इन्होंने भारत को इलीट क्लब में ला दिया है। यह उपलब्धि दुनिया में कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने भी भारत की तारीफ की है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने लिखा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को इस उपलब्धि पर बधाई। यह रिएक्टर दूसरे रिएक्टरों की तुलना में बहुत कम परमाणु ईंधन का उपयोग करेगा और एक क्लोज्ड फ्यूल साइकिल की दिशा में मार्ग प्रशस्त करेगा। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की जो टेक्नोलॉजी है, उसकी निर्भरता सिर्फ यूरेनियम पर नहीं है। भारत के इस नए रिएक्टर में यूरेनियम के साथ साथ एक ऐसा मेटल इस्तेमाल होगा जो भारत में भर भर के मौजूद है। तो हमारी डबल लॉटरी है बॉस। एक तो हमको यूरेनियम बाहर से कम मंगाना पड़ेगा, दूसरा इसमें अब और चीज जो हम इस्तेमाल करेंगे वो हमारे पास ऑलरेडी भर भर के है, यानी हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे। यूरेनियम अभी हमें बाहर से मंगवाना पड़ता है, लेकिन जो मेटल अब इसमें इस्तेमाल होगा यूरेनियम के साथ, वो ऑलरेडी भारत में बहुत ज्यादा पाया जाता है। न्यूक्लियर रिएक्टर से बिजली बनाने की इस नई तकनीक में भारत अब यूरेनियम के साथ थोरियम का इस्तेमाल करेगा, जो भारत में भर भर के है। थोरियम भी यूरेनियम की तरह एक भारी मेटल होता है, लेकिन यह न्यूक्लियर रिएक्शन में इस्तेमाल होने वाले यूरेनियम की तुलना में बहुत कम रेडियो एक्टिव होता है। मतलब आप यह मान के चलिए कि यूरेनियम एक ऐसा, मान लीजिए, व्यक्ति है जो खूब वाचाल है, खूब वोकल है, खूब बोलता है, काम करता है, वगैरह वगैरह। थोरियम जो है वो भी बहुत कमाल की चीज है, कमाल का व्यक्ति है, लेकिन बोलता कम है, एक्टिव थोड़ा कम है, उसको धक्का मारना पड़ता है। और वो धक्का मारता कौन है? यूरेनियम। तो यूरेनियम की तरह थोरियम खुद से न्यूक्लियर चेन रिएक्शन शुरू नहीं कर पाता है, इसे नॉन फिसाइल होना कहते हैं। लेकिन अगर यूरेनियम का साथ मिल जाए, थोरियम को रिएक्ट करा दिया जाए, तो थोरियम भी यूरेनियम की तरह काम करता है। यानी थोरियम और यूरेनियम की अगर दोस्ती करा दें, तो यूरेनियम थोरियम का हाथ पकड़ के कहता है कि चल ना भाई, दोनों मिलकर काम करते हैं। भारत की इस खोज में इसी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। भारत में थोरियम भर भर के, दक्षिण और दक्षिण पूर्वी तटों की रेत में थोरियम बहुत ज्यादा मात्रा में उपलब्ध है। भारत के पास दुनिया के कुल थोरियम के रिजर्व का 25% हिस्सा उपलब्ध है। थोरियम से बिजली बनाने के इस प्रोजेक्ट पर सालों से काम हो रहा है। भारतीय वैज्ञानिकों ने PFBR यानी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बनाकर डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के उस सपने को पूरा कर दिया जो उन्होंने करीब 70 साल पहले 1950 के दशक में देखा था। भारत के परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने 1954 में सबसे पहले PFBR की थ्योरी दी थी। नवंबर 1954 में भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर एक समिट बुलाई गई, जिसका नाम था डेवलपमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी फॉर पीसफुल पर्पसेस। इस समिट में डॉक्टर भाभा ने प्रधानमंत्री नेहरू के सामने पहली बार 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम की थ्योरी पेश की थी। डॉक्टर भाभा ने 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम की थ्योरी इसलिए दी थी क्योंकि भारत के पास यूरेनियम बहुत कम था और थोरियम बहुत ज्यादा था। उस समय सोचिए बॉस, डॉक्टर भाभा ने थोरियम से चलने वाले रिएक्टर बनाने का सपना देख लिया था।
उस समय उन्होंने आत्मनिर्भर बनने की तरफ कदम बढ़ा दिया था। लेकिन समस्या यह थी कि थोरियम 232 को सीधे ईंधन के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। थोरियम को पहले यूरेनियम 233 में बदलना पड़ता है, इसके बाद इसे ईंधन के रूप में यूरेनियम की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। 1958 में भारत सरकार ने डॉक्टर भाभा के 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम को शुरू किया और तब से भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर भाभा के 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम पर तमाम रिसर्च प्रयोग सब करने में लगे हुए थे और अब जाकर भारत ने वो कामयाबी हासिल कर ली। अब भारतीय वैज्ञानिकों ने डॉक्टर भाभा के 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम का दूसरा स्टेज पूरा कर लिया। अब तीसरे स्टेज की तरफ कदम बढ़ाने की बारी। लेकिन आपको यह भी समझना चाहिए कि भारत के नए रिएक्टर और यूरेनियम बेस्ड रिएक्टर में अंतर क्या है, इससे फायदा क्या होने वाला है। देखिए अभी क्या होता है, मैं आपको थोड़ा समझाता हूं, जरा इसको समझिए, सरल भाषा में आपको समझाता हूं। मान लीजिए कि अभी क्या होता है, अगर ये एक न्यूक्लियर रिएक्टर है, न्यूक्लियर रिएक्टर है जिसमें आपने इधर से डाला क्या, इधर से आपने डाला यूरेनियम, ठीक है। अब यूरेनियम आपने डाला, ये अंदर ईंधन के तौर पर इसमें ईंधन की तरह है और इसमें चेन रिएक्शन हुआ। चेन रिएक्शन होने के बाद क्या निकला, आपका ईंधन निकला, माफ कीजिएगा, ईंधन आपने डाला और यहां से जो आपका निकला वो आपका एनर्जी निकला जो आपने पैदा की, ये निकल गया। तो ये आपका अभी जो भारत कर रहा था वो ये कर रहा था कि यूरेनियम डालता था, यहां पे चेन रिएक्शन होता था और भारत एनर्जी पैदा कर रहा था। लेकिन समस्या ये थी कि यूरेनियम हमारे पास बहुत कम था और इसमें एक समस्या और थी, इसमें एनर्जी के साथ साथ एक चीज और जो निकलती है वो निकलता था न्यूक्लियर वेस्ट। न्यूक्लियर वेस्ट जो बहुत खतरनाक होता है बॉस। अगर न्यूक्लियर वेस्ट मान लीजिए कि कहीं किसी एरिया में फैल गया थोड़ा सा भी, तो आप समझिए कि उस इलाके में जितने लोग रहते हैं वो सब मर सकते हैं। भयंकर, उनका हाथ में जलन होगी, फोड़ा फुंसी हो जाएगा, उल्टी होने लगेगी, मतलब मर जाएंगे लोग, लाखों करोड़ों लोग एक बार में मर सकते हैं। इतना खतरनाक न्यूक्लियर वेस्ट निकलता है इस रिएक्शन से। तो उस न्यूक्लियर वेस्ट को आपको बहुत कायदे से उसको जो है ना दबाइए, छुपाइए, जो कहिए उसको, मतलब एक तरीके से रिसाइकल के, मतलब आपको उसको खत्म करना पड़ता है। और एक तो उसको दबा के रखो, मतलब लोगों को उससे बचा के रखो, ये चुनौती है। दूसरा, उसमें करोड़ों रुपए लगते हैं 100 अलग। अब भारत ने क्या कर लिया, अब आप देखिए भारत क्या कर रहा है। अब आपको दिखाता हूं भारत क्या कर रहा है। भारत ने अब ये कर लिया कि उसने जो न्यूक्लियर प्लांट है उसमें यह स्थिति हासिल कर ली कि यहां से आपने डाला यूरेनियम, ठीक है, यहां चेन रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। लेकिन अब इसमें आगे की चीज क्या हो गई कि यूरेनियम अंदर गया, चेन रिएक्शन हुआ, एनर्जी तो निकला ही, लेकिन जो वेस्ट निकला उस वेस्ट में आपने क्या किया कि उस वेस्ट में आपने वेस्ट प्लस थोरियम कर दिया और आपने वेस्ट के साथ जो थोरियम मिला दिया, क्योंकि इस वेस्ट में भी यूरेनियम है, तो वेस्ट प्लस थोरियम, यानी आपने फिर से उस चेन रिएक्शन को कर दिया। इसको बहुत सरल भाषा में अगर समझाने का प्रयास करूं तो जैसे आप गन्ने का रस निकालते हैं, आपने इधर से गन्ना डाला, एक बार उसका रस निकाला, दूसरी बार उसको बीच से तोड़ा, दूसरी बार यहां डाला, फिर तीसरी बार तोड़ा, यहां पे फिर डाला, फिर से चेन रिएक्शन कराया। अब इसमें आपका क्या हिसाब बैठा कि आपकी खुद से वहां पर जो है ना ईंधन बनता चला जा रहा है, आप रिएक्शन करते जा रहे हैं और थोरियम भारत के पास भर भर के है। आपका न्यूक्लियर वेस्ट जो है वो कम होता जा रहा है क्योंकि वो तो बार बार इस्तेमाल होता जा रहा है, आपका खर्चा कम होता जा रहा है और आप इस पूरे चेन रिएक्शन में जो ऐसे चल रहा है उसमें आप अत्यधिक बिजली उत्पन्न कर रहे हैं, अपना खर्चा बचा रहे हैं, आत्मनिर्भर हो रहे हैं। और यह काम जो स्क्रीन पर देखने पे गन्ने का जूस निकालने के उदाहरण के साथ बड़ा सिंपल लग रहा है, वो इतना मुश्किल है कि 40 साल भारत को लग गए और रूस के अलावा कोई दूसरा देश आज तक कर नहीं पाया था जो अब भारत ने किया। समझ गए ये कितनी कमाल की चीज है। भारत के इस नए रिएक्टर में 3 चरण होंगे। तीनों चरण को पूरा होने पर हम अपने यूरेनियम का इस्तेमाल एक ही रिएक्टर के अंदर लगातार कर पाएंगे और तो और जितना यूरेनियम हम लाएंगे उससे भी ज्यादा यूरेनियम की एनर्जी हमें मिलने लगेगी। मतलब आप जो देख रहे हैं उसमें भारत जो है
वो लगातार एनर्जी बनाता चला जाएगा, जो अभी मैं आपको स्क्रीन पर बता रहा था। तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी खबर है। आप भी सोच रहे होंगे कि थोरियम यूरेनियम को कैसे रिप्लेस कर देगा, यूरेनियम की तरह ही कैसे काम करने लगेगा, भारत की यूरेनियम पर निर्भरता कैसे खत्म हो जाएगी। यूरेनियम एक ज्यादा रेडियो एक्टिव मेटल है, थोरियम भी रेडियो एक्टिव है, लेकिन उतना नहीं। जब रिएक्टर में यूरेनियम और थोरियम को साथ डाला जाएगा तो न्यूक्लियर रिएक्शन की एनर्जी से थोरियम यूरेनियम में बदल जाएगा, यानी कुल यूरेनियम की मात्रा बढ़ जाएगी। एक तरह से कहे तो भारत के लिए यह कमाल की चीज हो जाएगी। एक बदमाश बच्चे के साथ कम बदमाश बच्चे को अगर आप रख दें तो बदमाश बच्चे की हाई एनर्जी की वजह से कम बदमाश बच्चा भी ज्यादा जो है वो एक्टिव हो जाता है कई बार, उस तरह से भी आप कह सकते हैं। भारत की उपलब्धि इस मामले में भी बहुत बड़ी है, क्योंकि आप ये भी देखिए कि अमेरिका, फ्रांस, जापान समेत दुनिया के कई विकसित देशों ने अपना अपना फास्ट ब्रीडर रिएक्टर प्रोजेक्ट शुरू किया था और अपने प्रोजेक्ट पर पानी की तरफ पैसा बहाया, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा। अमेरिका ने 1,38,000 करोड़ रुपए फूंक डाले, जापान ने 1,10,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, ब्रिटेन ने 73,000 करोड़ रुपए बहा दिए, जर्मनी के 55,000 करोड़ रुपए बेकार चले गए, इटली को 46,000 करोड़ रुपए खर्च करके भी कुछ हाथ नहीं लगा, फ्रांस ने तो 9,000 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद ही हाथ खड़े कर दिए कि हमसे नहीं हो पाए। 6 बड़े बड़े देशों ने फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बनाने में जितने पैसे खर्च कर दिए, अगर कुल मिला दें तो वो 4,60,000 करोड़ रुपए बैठते हैं, और आज की डेट में भारत ने वो अचीव कर लिया। भारत की इस कामयाबी पर दुनिया भर के परमाणु विशेषज्ञ बधाई दे रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को दौरे पड़ने शुरू हो गए। पाकिस्तान अलग लेवल के टेंशन में चला गया। पाकिस्तान के परमाणु सलाहकार जाहिर काज़मी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया कि इस रिएक्टर की सफलता से भारत को बड़ी मात्रा में हथियार ग्रेड प्लूटोनियम का उत्पादन करने में मदद मिलेगी। भारत इस तकनीक से हर साल लगभग 300 प्लूटोनियम परमाणु बम बना सकता है। ये भाई अलग ही हैं। अरे भाई तुम बम खेलते रहो, हम अपना देश आगे ले जाने में लगे हुए। पाकिस्तान जैसे आतंकी देश को बम के अलावा क्या ही सूझेगा, लेकिन भारत की इस कामयाबी पर आज हर भारतीय को गर्व करना चाहिए। पाठशाला में अब अगला चैप्टर, गेट लॉस्ट, शट अप। टीम ममता और चुनाव आयोग के बीच बंद कमरे में भयंकर घमासान क्यों हो गया? अंडे, मछली, मांस, बंगाल चुनाव में ममता का नॉनवेज कार्ड क्या बीजेपी को हरा देगा? बंगाल में बीजेपी ने घोषणा पत्र में ऐसा क्या क्या लिख दिया कि चुनाव में खेला हो जाएगा? अब इसका चैप्टर। बंगाल में जैसे जैसे वोटिंग की तारीख नजदीक आ रही है, वहां चुनावी हंगामा अलग लेवल पे जा रहा है। बंगाल चुनाव में सीधी टक्कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच बनती जा रही है, लेकिन ममता चुनाव आयोग से लड़ने में उलझी दिख रही। हालत यह हो गई है कि अब बंगाल की लड़ाई दिल्ली तक पहुंच गई। पहले एसआईआर, फिर बड़े अधिकारियों के ट्रांसफर वाली ये तनातनी अब इतनी बढ़ गई कि बात गेट लॉस्ट, शटअप तक आ गई। इस सब से बौखलाई ममता बनर्जी ने अब नया हंगामा शुरू कर दिया। वो बीजेपी को वोट देने पर बंगाल में अंडे, मछली, मांस बंद होने का डर दिखा रही हैं। पाठशाला में बंगाल चुनाव में ममता वर्सेस चुनाव आयोग की एक एक डिटेल आपको दिखाऊंगा। ममता बनर्जी के नॉनवेज कार्ड की भी चर्चा होगी। साथ ही बंगाल के लिए बीजेपी जो घोषणा पत्र लाई है उसमें ऐसा क्या लिखा है कि चुनाव में खेला होगा, सबके बारे में बात होगी। लेकिन बंगाल चुनाव पर मचे घमासान की पहले एक झलक देखिए। বিজেপিকে ভোট দেওয়ার মানে ডিম খাওয়া বন্ধ, মাছ খাওয়া বন্ধ, মাংস খাওয়া বন্ধ, বাংলা ভাষায় কথা বলা বন্ধ, কারণ ওরা হচ্ছে অন্ধ। Get lost. This is what the Chief Election Commissioner told the Trinamool Congress delegation. टीएमसी के लोग तो बदतमीजी पे आमादा होते ही हैं। आज जो क्या हुआ, वीडियो नहीं है तो ऑडियो लगाओ, क्या हुआ आज? मुझे लगता है कि 2-2 वोट रहित चुनाव होगा। ये इलेक्शन कमीशन की भाषा यही बता रही है। न्यायाधीश कुमार ने सुपारी ली है बीजेपी को जिताने। ममता बनर्जी और चुनाव आयोग की लड़ाई अब नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गई है। चुनाव आयोग पर गंभीर आरोपों की लिस्ट लेकर ममता बनर्जी की टीम दिल्ली पहुंची। चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के साथ मुलाकात के बाद टीएमसी ने बेहद संगीन आरोप लगाए। टीएमसी का आरोप है कि बैठक के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने उनके साथ बदसलूकी की और बैठक के महज 6 मिनट के अंदर उन्हें गेट लॉस्ट कह दिया। टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने दावा किया कि उन्होंने बंगाल में बीजेपी के चुनाव अधिकारियों से जुड़े होने के 6 सबूत दिए। बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी की नंदीग्राम में बीजेपी के नेताओं के साथ तस्वीर दिखाई। डेरेक ओब्रायन का आरोप है कि सबूत दिखाने पर मुख्य चुनाव आयुक्त भड़क गए और उन्होंने बाहर निकल जाने के लिए कह दिया। सुनिए चुनाव आयोग के साथ हुई बैठक पर टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने क्या बताया। Get lost.
This is what the Chief Election Commissioner told the Trinamool Congress delegation. Get lost का हिंदी क्या होता है? निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से। ये इलेक्शन कमिश्नर बोला लास्ट में, तो हम निकल जाए। हम लोग निकल आए। 2 minutes past 10 and the meeting finished at about 7 or 8 minutes past 10. टीएमसी ने जो आरोप लगाया उस मीटिंग में 7 मिनट के अंदर क्या हुआ, इसके बारे में चुनाव आयोग का भी जवाब आया। सूत्रों के मुताबिक बैठक के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ने टीएमसी के आरोपों पर जवाब देना शुरू किया, लेकिन डेरेक ओब्रायन ने उन्हें बीच में ही टोक दिया। जब डेरेक ओब्रायन जोर जोर से चिल्लाने लगे तो मुख्य चुनाव आयुक्त ने उनसे बैठक की मर्यादा बनाए रखने के लिए कहा। इस पर भी जब डेरेक ओब्रायन चुप नहीं हुए तो ज्ञानेश कुमार ने कहा कि कमरे के अंदर इस तरह से चिल्लाना या गलत व्यवहार करना ठीक नहीं। लेकिन टीएमसी नेताओं ने चुनाव आयोग की सफाई पर ही सवाल उठा दिए। डेरेक ओब्रायन ने चुनाव आयोग को बैठक का वीडियो या ऑडियो जारी करने का चैलेंज दे दिया। Saw today is a shame. I challenge the election commissioner to put out, if he must be having security, to put out the video. आज जो क्या हुआ, वीडियो नहीं है तो ऑडियो लगाओ, क्या हुआ आज? This is the situation. टीएमसी के आरोपों के बीच चुनाव आयोग ने साफ संकेत दे दिए कि वो किसी दबाव में नहीं आएगा। चुनाव आयोग ने तीनों चुनाव आयुक्तों की तस्वीर के साथ ट्वीट किया। चुनाव आयोग की तृणमूल कांग्रेस को 2 टूक। पश्चिम बंगाल में इस बार चुनाव भय रहित, हिंसा रहित, धमकी रहित, प्रलोभन रहित, छापा रहित, बूथ और सोर्स जैमिंग रहित होकर ही रहेंगे। चुनाव आयोग के पलटवार से ममता बनर्जी की पार्टी और बौखला गई। चुनाव आयोग के ट्वीट के जवाब में टीएमसी ने लिखा कि हमारी चुनाव आयोग को 2 टूक। इस बार के चुनाव होने चाहिए दिल्ली के कंट्रोल रूम से मुक्त, राजनीतिक पूर्वाग्रह से मुक्त, चुनिंदा निशानेबाजी से मुक्त और डबल स्टैंडर्ड से मुक्त। तो ये सब कुछ चल रहा है, लेकिन अब हमारे पास वक्त तो कम है, तो एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। बहुत चीज़ दिखानी रह गई, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो हमारा स्पेशल सेगमेंट सोचा है कभी, जिसमें आज का सवाल, ऐसा कौन सा शहर है जिसके आगे दुनिया खत्म हो जाती है? क्या ऐसा कोई शहर है भी या नहीं, बताऊंगा इस छोटे से ब्रेक।